हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो है मोशन एनालिसिस का दूसरा वीडियो है, जिसमें माइक्रो मोशन स्टडी और एर्गोनॉमिक्स के बारे में चर्चा की जाएगी। माइक्रो मोशन स्टडी वास्तव में माइक्रो मोशन स्टडी विभिन्न तकनीकों का एक सेट है। इसके अंतर्गत श्रमिक द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के आवागमन को समूहों अथवा माइक्रो मोशन में विभाजित कर लिया जाता है। इन समूहों के सूक्ष्म अध्ययन से ऑपरेटर आवागमन की सर्वोत्तम विधि की को खोजा जा सकता है। माइक्रोमोशन अध्ययन का आविष्कार डी फ्रैंक एवं गिलब्रेथ के द्वारा किया गया। इस अध्ययन के अंतर्गत किए जाने वाले कार की फिल्म को चलचित्र कैमरे की सहायता से तैयार किया जाता है। इस प्रकार तैयार की गई संपूर्ण कार्यविधि एवं उसमें लगने वाले समय दोनों की रिकॉर्डिंग कर लेती है। जब कभी कार्यविधि का अध्ययन करना होता है तो इस फिल्म को एक प्रोजेक्टर की सहायता से चलाकर देख लेते हैं तथा इसके अनुसार कार्यविधि का एक चार्ट तैयार कर लिया जाता है। इस चार्ट का सूक्ष्म अध्ययन करने करके इसमें आवश्यक सुधार कर लिए जाते हैं। स्टेप्स यूज्ड फॉर माइक्रोमोशन स्टडी। इसके चार स्टेप्स होते हैं। पहला, पिक्चराइजेशन ऑफ मोशन मेथड और ऑपरेशन। दूसरा, एनालिसिस ऑफ प्रिपेयर्ड फिल्म, graphical representation of the result of analysis, और लास्ट, डेवलपिंग द मेथड ऑफ सबलाइन। एक एक करके अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहले पिक्चराइजेशन ऑफ मोशन मेथड और ऑपरेशन। इसके जो स्टेप्स होते हैं या इसके जो भाग होते हैं इसका जिसमें यूज किया जाता है, जो ऑपरेटर्स कह सकते हैं, उसमें पहला मूविंग कैमरा, दूसरा फिल्म 16 mm एक्सपोजर मीटर, माइक्रो क्रोनोमीटर, मोशन पिक्चर प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन ऑफ फ्लड लाइट्स एंड रिफ्लेक्टर्स। एक एक करके इसका वर्णन किया जाएगा। पहला, आपका मूविंग कैमरा। पिक्चराइजेशन ऑफ मोशन मेथड एंड ऑपरेशन। पहला तो यह है, इसके इसके अंतर्गत अ, सर्वप्रथम अध्ययन की जाने वाली गतिविधि या ऑपरेशन का कैमरे की सहायता से सीमांकन किया जाता है। इसके लिए कैमरे की गति नियत होती है ताकि पूरे कार्यचक्र को अलग अलग भागों में बांटा जा सके तथा उसका समय भी नोट किया जा सके। इसके लिए साधारण तौर पर 16 mm चलचित्र कैमरा, मूविंग कैमरा प्रयोग में लाया जाता है तथा फिल्मांकन की गति लगभग 1000 फ्रेम प्रति मिनट रखी जाती है। अधिक जटिल गतिविधियों के फिल्मांकन में गति कम रखी जाती है, जबकि सरल गतिविधियों के लिए फिल्मांकन की गति तीव्र रखी जाती है। तो इसमें जैसा कि पहले बताया गया आपको,
फिल्मांकन के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण ये मूविंग कैमरा। तो मूविंग कैमरा ये फिल्मांकन के लिए ऐसे कैमरे का प्रयोग किया जाता है जो विभिन्न गतियों पर फिल्मांकन करें। इसके लिए अधिकतर गवर्नर युक्त विद्युत चालित कैमरे का प्रयोग किया जाता है। कैमरे का हेड टरेट प्रकार का होना चाहिए जिसमें अनेक लेंसों को लगाने की सुविधा हो। दूसरा 16 mm फिल्म 16 mm की फिल्म प्रयोग ध्वनि एवं दृश्य दोनों को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा एक्सपोजर मीटर। एक्सपोजर मीटर को कैमरे के साथ जोड़कर प्रयोग किया जाता है ताकि एक्सपोजर को यथार्थतापूर्वक ज्ञात किया जा सके। माइक्रो क्रोनोमीटर। माइक्रो क्रोनोमीटर का प्रयोग समय मापने के लिए किया जाता है। इस उपकरण का आविष्कार गिलब्रेथ के द्वारा किया गया था। इस उपकरण की सहायता से 1/2000 मिनट तक का समय आसानी से व यथार्थता पूर्वक पढ़ा जा सकता है। माइक्रो क्रोनोमीटर का डायल 100 बराबर भागों में बटा होता है। इसकी बड़ी सुई 1 मिनट में डायल के 2 चक्कर पूर्ण करती है। इस उपकरण को कैमरा ऑन करने से पूर्व ही चला देना चाहिए। और पांचवा जो है मोशन पिक्चर प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन। कार्य किसी कार्यविधि को तैयार की गई फिल्म को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और लास्ट है फ्लड लाइट एवं परावर्तक। फ्लड लाइट एंड रिफ्लेक्टर्स। इन दोनों उपकरणों का प्रयोग कार्यस्थल पर पर्याप्त लाइट प्रदान करने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट जो 4 पॉइंट्स थे उसमें एनालिसिस ऑफ प्रिपेयर्ड फिल्म। किसी गतिविधि का फिल्मांकन करने के पश्चात उसका सूक्ष्म विश्लेषण किया जाता है। इसके लिए प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। प्रोजेक्टर के द्वारा फिल्म को धीमी गति पर चलाकर उसका सूक्ष्म विश्लेषण किया जाता है। किसी फिल्म का विश्लेषण कई चरणों में होता है। इसमें पहला चरण है विश्लेषक के द्वारा फिल्म को कई कई बार चलाकर देखा जाता है तथा क्रियाविधि का समान अध्ययन किया जाता है। दूसरा, इसके पश्चात कार्यचक्र के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु का चुनाव किया जाता है। तीसरा, कार्यचक्र का प्रारंभ ऐसे बिंदु से करते हैं जहां दोनों हाथ अपना अपना थर्मलिक्स एक साथ पूर्ण करते हैं। इसके बाद पर्दे पर जब भी यह प्रारंभ वाला स्थान पुनः दिखाई देगा तभी कार्यचक्र समाप्त माना जाता है। अगला पॉइंट है चौथा, माइक्रोक्रोनोमीटर का प्रयोग करते हुए संपूर्ण फिल्म में कार्यचक्रों की संख्या एवं उसका समय ज्ञात किया जाता है। पांचवा, फिल्म का सूक्ष्म विश्लेषण करने हेतु किसी चुने हुए कार्यचक्र के प्रत्येक फ्रेम को रोककर अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार पूर्ण विश्लेषण कर लेने के पश्चात समस्त जानकारी को एक सीट पर नोट कर लिया जाता है। और लास्ट नहीं है बल्कि तीसरा पॉइंट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ एनालिसिस। अब डाटा सीट, इसके अंतर्गत डाटा सीट पर नोट किए गए डाटा के आधार पर एक चार्ट का निर्माण किया जाता है जिसको साइमो चार्ट, साइमल्टेनियस मोशन साइकिल चार्ट के नाम से जाना जाता है। यह चार्ट दायां एवं बायां हस्त चार्ट की भांति होता है। इस चार्ट में दोनों हाथों की गतियों को थर्मलिक्स के रूप में दर्शाया जाता है। इसके सिंबल्स या पहले तो आप साइमो चार्ट ये दिखाया गया है। ये इसमें इस चार्ट में ये विभाग का नाम,
विभाग का नाम, गतिविधि का नाम, सीट नंबर, ऑपरेशन का नाम। बाएं हाथ की गतिविधियों का विवरण ये इसमें होता है। इसमें थर्मलिक्स इसमें क्या है, इसके साइनो चार्ट में, फिर समय कितना लगा। ठीक इसी प्रकार बाएं हाथ की क्या गति है इसमें और इसके थर्मलिक्स क्या है, इसको नोट किया जाता है। इसके बाद अगला आपको स्टडी ऑफ एर्गोनॉमिक्स एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। इसमें एर्गोनॉमिक्स या श्रम दक्षता शास्त्र वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसकी सहायता से मानव तथा कार्यकारी वातावरण के मध्य समन्वय स्थापित किया जा सके तथा उपलब्ध संसाधनों के सही उपयोग द्वारा श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि की जा सके, उसे श्रम शास्त्र या एर्गोनॉमिक्स कहते हैं। इंटरनेशनल एर्गोनॉमिक्स एसोसिएशन के अनुसार एर्गोनॉमिक्स इज अ साइंटिफिक discipline concerned with the understanding of interaction among human and other elements of a system, and the professional profession that applies theory, principles, data, and method to design in order to optimize human well-being and overall system performance. Ergonomics अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य कार्यों को सुधार करने करके श्रमिक दक्षता को में वृद्धि करना होता है, जिसके कई चरण होते हैं। पहला, इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग एनवायरनमेंट। इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग एनवायरनमेंट कार्यस्थल पर श्रमिकों की कार्यदक्षता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, जैसे प्रकाश, हवा, वेंटिलेशन, आर्द्रता, ताप, शोर, धूल, धुआं, श्वास, क्षतिकारक गैसों आदि पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए तथा श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित प्रबंध किए जाने चाहिए। दूसरा, सेफ्टी एंड हेल्थ, श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। श्रमिकों की सुरक्षा उपायों एवं स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय सिर्फ मानवीय दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि व्यापार के दृष्टिकोण से भी लाभदायक प्रमाणित होना चाहिए। औद्योगिक औद्योगिकरण के इस वर्तमान युग में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी उपायों को उपयोग में लाना वांछित ही नहीं बल्कि अनिवार्य होना चाहिए। तीसरा, इम्प्रूवमेंट इन रिलायबिलिटी, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। इस अध्ययन का उद्देश्य वर्तमान संसाधनों के उचित प्लानिंग द्वारा उत्पादकता में वृद्धि करना तथा श्रमिक दक्षता का 100% उपयोग करना होता है। चौथा, इम्प्रूवमेंट इन रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी, श्रमिकों की दक्षता तथा क्षमता का वास्तविक मूल्यांकन करके उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे विश्वसनीयता बढ़ती है तथा गुणस्तर में सुधार होता है। लास्ट पॉइंट, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड प्रोफेशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट, सफलता निरंतर प्रयत्नों से ही प्राप्त होती है। लक्ष्य का अनुसरण व्यक्ति की योग्यता एवं कुशलता से संबंधित होता है। स्वयं को पहचान कर अपनी कमजोरियों पर काबू पाना चाहिए। यदि अपने लक्ष्यों को ईमानदारी एवं सच्चाई से अनुसरण किया जाए तभी रचनात्मक फल प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद डिजाइन एंड अरेंजमेंट ऑफ
वर्क प्लेस। इसके कुछ स्टेप्स हैं, 1 से लेकर 10 तक दिखाया गया है, जिसमें पहला, या इसको करने के लिए कार्यस्थल के अभिकल्पन एवं व्यवस्था का श्रमिक के उत्पादन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। कार्यस्थल पर उपलब्ध कुछ कार्य स्थितियां तथा सेवा शर्तें उत्पादन वृद्धि में सहायक होती हैं तथा कुछ स्थितियां प्रतिकारक होती हैं। इसलिए कार्यस्थल के डिजाइन, सेवा शर्तें, वातावरण आदि कार्य स्थितियों के विभिन्न घटकों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझना बहुत आवश्यक है। कुछ इसके घटक इस प्रकार होते हैं। पहला, टर्म ऑफ टेन्योर, दैनिक कार्य घंटों तथा साप्ताहिक दिवसों की अवधि श्रमिक की दक्षता व कार्यशीलता पर बहुत प्रभाव डालती है। 8 घंटे का दैनिक कार्यकाल तथा 5.5 दिन प्रति सप्ताह साधारणतः उपयुक्त माने जाते हैं। दैनिक कार्यकाल बढ़ाने से उत्पादन गति प्रभावित होती है तथा श्रमिक थकान का अनुभव करते हैं। दूसरा, क्लीनलीनेस, स्वच्छता, स्वच्छता कर्मचारियों और श्रमिकों की कार्यक्षमता पर अनुकूल प्रभाव डालती है। इसलिए कार्य करने की जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए जाप से जुड़ी हर चीज, औजार एवं अन्य सामग्री के लिए एक उपयुक्त स्थान प्रदान किया जाना चाहिए तथा कार्यकर्ता को अपनी निर्धारित जगह पर सब कुछ रखने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। कार्य क्षेत्र सदैव स्वच्छ और अच्छी तरह से पेंटेड होना चाहिए। तीसरा, प्रॉपर इल्यूमिनेशन एट द वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर प्रकाश की उपयुक्त मात्रा होना चाहिए। इससे उत्पादनशीलता पे महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। चौथा, इफेक्ट ऑफ वेंटिलेशन, वातायन का प्रभाव। विश्राम की स्थिति में कार्यरत श्रमिक के शरीर से अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। कार्यस्थल पर वेंटिलेशन की ऐसी उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए जिससे शारीरिक ऊष्मा की मात्रा को नियंत्रण में रखा जा सके। उपयुक्त वेंटिलेशन न होने पर श्रमिक परेशान एवं बेचैन होते हैं और उनकी कार्य क्षमता गिर सकती है। पांचवा, इफेक्ट ऑफ नॉइज, शांत वातावरण की तुलना में शोर व ऊंचे ध्वनिपूर्ण वातावरण उत्पादकता वृद्धि में सहायक है अथवा नहीं, यह एक विवादास्पद विषय है। ध्वनि कुछ व्यक्तियों को अधिक प्रभावित करती है और कुछ लोगों को कम प्रभावित करती है। कुछ प्रकार के कार्य, विशेषकर ऐसे जिसमें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है अथवा जो रुचिकर तथा पेचीदा होते हैं, पर ध्वनि का कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि कुछ कार्य सरल होते हैं अथवा उसमें अधिक सावधानी की आवश्यकता नहीं होती। ध्वनि श्रमिक पर प्रभाव डालती है क्योंकि जब उसके सामने कोई कठिन प्रक्रिया आ जाती है तो नहीं हो पा रही है, तो वह ध्वनि के कारण व्याकुल एवं व्यग्र हो जाता है। इस प्रकार ध्वनि का इफेक्ट विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग होता है, तो ये भी इसका भी इफेक्ट सही किया जाना चाहिए। जैसी आवश्यकता हो उस प्रकार से होना चाहिए। अगला पॉइंट है प्रॉपर लोकेशन ऑफ टूल्स एंड मटेरियल। ये है छठा, श्रमिक द्वारा कार्य करते समय आवश्यक सभी उपकरण और सामग्री उनके सामान्य पकड़ के भीतर और यथासंभव उनके सामने स्थित होने चाहिए। औजार, उपकरण एवं सामग्री श्रमिक के नज़दीक स्थित होने के कारण उसे कम गति करनी पड़ती है, जिससे उसकी ऊर्जा एवं समय का ह्रास कम होता है तथा दक्षता में वृद्धि होती है। प्रॉपर चेयर एंड वर्क प्लेस, आपका ये 7वां पॉइंट, प्रॉपर चेयर एंड वर्क टेबल। श्रमिकों के लिए उचित आसन प्रदान करने वाली कुर्सियां अनुमति की जानी चाहिए, क्योंकि फर्श पर बैठकर कार्य करने की स्थिति में अथवा मेज पर अस्थायी स्थिति में कार्य करने के लिए
ऊर्जा अधिक ऊर्जा और समय की आवश्यकता होती है। इस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि कार्यकर्ता को कार्य करते समय कोई कठिनाई महसूस न हो। उसकी ऊंचाई ऐसी होनी चाहिए कि बेंच पर शीर्ष कार्यकर्ता की कोहनी की ऊंचाई पर बना रहे। यदि संभव हो तो बेंच की ऊंचाई ऐसी होनी चाहिए कि कार्यकर्ता दोनों बैठने एवं खड़े होने की स्थिति में कार्य कर सके। कुर्सी फुटरेस्ट के साथ प्रदान किया जाना चाहिए। 8वां पॉइंट, डिजाइन ऑफ मशीन्स। जब कोई श्रमिक या प्रचालक किसी मशीन, औजार अथवा उपकरण का उपयोग करता है तो यह जरूरी है कि श्रमिक अथवा प्रचालक एक मशीन की डिजाइन के दृष्टिकोण से एकल सिंगल वर्किंग यूनिट माना जाए। मशीन की डिजाइन इस प्रकार होनी चाहिए कि प्रचालक अपने दोनों हाथों का सर्वाधिक उपयोग कर सके। मशीन के भीतर लीवर, पैडल, उपकरण, हैंडव्हील, नॉब, बटन इत्यादि श्रमिक की पहुंच में स्थित होने चाहिए तथा उसकी ऊंचाई उपयुक्त स्थिति में होनी चाहिए। फुट पैडल में उपयुक्त रिटर्निंग स्प्रिंग प्रदान किया जाना चाहिए। आंखों में तनाव, मांसपेशियों और मानसिक तनाव से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। जिक्स तथा फ्रैक्चर अथवा रोक एवं गाइड का उचित उपयोग भी थकान को कम करता है। 9वां पॉइंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंट एंड डिजीजेज। दुर्घटना से प्रोटेक्शन होना चाहिए और रोगों से सुरक्षा ये कॉमन बात है। इस पे भी इसके दुर्घटना नहीं होनी चाहिए और रोगों का रोकथाम होना चाहिए। और 10वां, सोशल एस्पेक्ट ऑफ वर्क स्टेटस। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपने चारों ओर से व्याप्त वातावरण से उसकी समस्त क्रियाएं, व्यवहार, दृष्टिकोण एवं भावनाएं प्रभावित होती हैं। इसी प्रकार विशेष व्यक्ति के व्यवहार व दृष्टिकोण से वातावरण का निर्माण होता है। ऊंची उत्पादकता के लिए उपयुक्त वातावरण का विशेष महत्व है। अतः कार्यस्थल का वातावरण यदि सौहार्दपूर्ण, उल्लासपूर्ण, मधुर एवं सहयोगात्मक है तो श्रमिक का आत्मबल ऊंचा रहेगा और उसकी कार्य क्षमता उपयुक्त बनी रहेगी। रूल्स कंसर्निंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले औजार एवं उपकरण समय व्यतीत होने पर अप्रचलित होते जाते हैं। बाजार में उससे अधिक सुधरे हुए उपयोगी औजार एवं उपकरण आते हैं। वर्तमान युग में वैज्ञानिक प्रगति और अनुसंधानों के फलस्वरूप अधिक अच्छे एवं दक्ष उपकरण बनते हैं। इन नए उपकरणों से प्रायः कार्य करने में अधिक सुविधा होती है। तो इस प्रकार जो औजार एवं उपकरणों की डिजाइन है उसको ये कहा जा सकता है। ये इस पे संक्षिप्त कुछ स्टेप्स हैं, वो इस प्रकार हैं। हाथों पर कार्य का बोझ कम करने के लिए जिग्स, फिक्सचर्स और पैर संचालित डिवाइस को नियोजित किया जाना चाहिए। दूसरा, जहां तक संभव हो उन औजार एवं उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए जो एक से अधिक संक्रियाएं कर सकते हैं। इससे समय की बचत होती है। और तीसरा, औजार एवं उपकरण को कार्य के स्थान पर पुनर्स्थापित एवं स्थित होना चाहिए। इससे समय की बचत होती है, अन्यथा कार्य के समय उपकरण को खोजने एवं कार्यस्थल पर लाने में समय बर्बाद होता है। अगला पॉइंट है, औजार हैंडल एवं हाथ के बीच अधिकतम सतह संपर्क होना चाहिए। यह क्रिया के समय हाथ पर पड़ने वाले बल एवं थकान को कम करने में मदद करता है। जहाँ तक कार्य उंगलियों से किया जाता है वहाँ प्रत्येक उंगली पर भार वितरण उंगली की
समान क्षमता के अनुसार होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट छठा है, औजार एवं उपकरणों की डिजाइन इस प्रकार होनी चाहिए कि उन पर कार्य करते समय श्रमिकों को कोई कठिनाई ना हो। पैडल, लीवर, बटन इत्यादि सभी उचित रूप में कार्य करने वाले एवं श्रमिक की पहुंच वाले होने चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। और ये चैप्टर गति विश्लेषण या मोशन एनालिसिस ये समाप्त होता है। आपके सिलेबस में बस इतना ही है। बाकी अगला टॉपिक अगले वीडियो।